नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री में परमाणु संरचना में आपबाहु सिद्धांत, आपबाहु प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आपबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना है। यह हमें कक्षकों के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षकों में भरने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। यदि हम ऊर्जा का क्रम देखें तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो एस उपकोष के कक्षकों की होती है। उसके बाद उससे ज़्यादा जो होती है वो पी उपकोष के कक्षकों की होती है। फिर उसके बाद डी उपकोष के कक्षकों की होती है और उसके बाद एफ उपकोष के कक्षकों की ऊर्जा होती है। तो आपसे जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये ऊर्जा का क्रम पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपबाहु के सिद्धांत को 4 नियमों में डिवाइड किया, यानी 4 नियमों से मिलकर आपबाहु का सिद्धांत बनता है। तो पहला जो नियम है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अर्थात किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, 4 के नहीं। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या के मान हमेशा भिन्न होंगे। अर्थात एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के होंगे तो उनके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान होगा, जबकि पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा भिन्न होगा। दूसरा नियम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ही उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं तो उनका तब तक युग्मन नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब आप देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो 2p जो उपकोष है उसमें 3 कक्षक हैं, px py pz, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने उन 2 इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण ना करके पहले ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, जो कि हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को उल्लंघन करता है। तो आप देखिए नीचे सही लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2p उपकोष में गए हुए हैं। इस तरह से आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ सकते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो आप देखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं और 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उनका समान वितरण हुआ है, यानी कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है। इसके बाद जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें पहले आप 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका युग्मन px में करवाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम का पालन नहीं करता, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जा सकता है, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा नियम आता है n+l का नियम। इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी, तथा जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उस कक्षक के लिए ऊर्जा भी अधिक होगी। देखिए ये नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान होगा तब ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यून होगा। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। आप देखिए मैंने कक्षक लिखे हुए हैं 1s 2s 2p 3s 3p
3D 4s 4p। इनके n के मान भी मैंने निकाले हुए हैं। 1s के लिए n का मान 1, 2s के लिए n का मान 2, 2p के लिए n का मान 2, 3s के लिए n का मान 3, 3p के लिए n का मान 3, 3d के लिए n का मान 3, 4s के लिए n का मान 4, 4p के लिए n का मान 4। n यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है। इसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या l के मान मैंने निकाले हुए हैं। 1s s के लिए 0, फिर s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s के लिए 0 और p के लिए 1। जब हम n प्लस l का मान जोड़ते हैं, n प्लस l की जो वैल्यू निकली है उसको जोड़ते हैं तो क्रम से 1 2 3 3 4 5 4 5 आती है। अब हम n प्लस l के नियम से इनकी ऊर्जा का क्रम व्यवस्थित करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं और ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है वही इनमें इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम होगा। यानी जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा और जिसकी अधिक होगी इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें भरा जाएगा। तो आप देखेंगे n प्लस l के नियम के अनुसार 1s की जो n प्लस l का मान है सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाएगा, उसके बाद 2s में भरा जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप 2p और 3s, 2p और 3s के लिए n प्लस l का मान समान है। तो हमने अभी आपको बताया कि जब n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के कक्षकों में जाता है जिसके लिए n का मान कम हो। तो आप देखेंगे ऐसी अवस्था में 2p के लिए n का मान कम है तो इसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद 3s में जाएगा और क्रम से 3p, 4s, 3d और 4p में जाएगा। इस तरह से आप विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का क्रम दे सकते हैं और इस n प्लस l के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से भर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपसे पूछा जा सकता है, 4 या 5 कक्षक आपको दे दिए जाएंगे और उनकी ऊर्जा का क्रम पूछ लिया जाएगा। तो आप n प्लस l का नियम लगाकर आप आसानी से उनकी ऊर्जा का क्रम निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपसे सब्जेक्टिव के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वहाँ भी विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का क्रम निकाल सकते हैं। चौथा जो नियम है, फोर्थ, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य स्थितियों की तुलना में अधिक होता है। ध्यान रखने वाली बात है, यदि पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और अपूर्ण कक्षक हैं तो तीनों परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा जो स्थायित्व होगा वो पूर्ण पूरित का होगा, उसके बाद अर्धपूरित का होगा और उसके बाद अपूर्ण कक्षक का होगा। इसके पीछे कारण यही है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो समान होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कक्षकों की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए ध्यान रखने वाली बात है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़्यादा स्थायी होगा और उसके बाद अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और सबसे कम स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह अपूर्ण कक्षकों का होगा। हम इसको क्रोमियम के उदाहरण से समझते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझते हैं। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d4, 4s2। अब आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d6, 3d4, 4s2। अब आप देखेंगे 3d4 जो कि अपूर्ण कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और हम जानते हैं कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अपूर्ण कक्षक के स्थायित्व की तुलना में अधिक होता है। ऐसी अवस्था में 3D जो कक्षक है, 3D उपकोष है, वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेगा और उसके बाद 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा। 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 की तुलना में अधिक स्थायी है। तो जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 होगा। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है आपसे, इसी तरह से कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाता है। आप कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खुद प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।